21 में भारतीय जनता पार्टी इस देश के 70% लोगों को रिप्रेजेंट करती थी, इतने उनके राज्यों में सरकारें थी। आज वो घट के 45% पे आई है। 2021, 22, 23 इसके बीच में आपने 25% एरिया खोया है जहां आप सत्ता में थे। और अब 24 में क्या देख रहे हैं सर? 24 में तो मैं बहुत बुरी तरह से देख रहा हूं, क्योंकि क्या है, अब इसके बाद यदि आप कर्नाटक को लग के तेलंगाना है, तेलंगाना के नतीजे बीजेपी के फेवर में जाने ही नहीं, क्योंकि बीजेपी वहां है ही नहीं। मध्य प्रदेश में स्थिति बीजेपी की बहुत बुरी है। नमस्कार। कर्नाटक में बीजेपी की करारी हार के बाद आज अशोक वानखेड़े जी हमारे साथ हैं। आपने दुनिया भर के विश्लेषण देखे होंगे, पढ़े होंगे, लेकिन आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी आखिर क्यों हारी, और दूसरी बात कि एक ऐसा राज्य जहां पर ध्रुवीकरण का इतना स्कोप था, वहां पर हिंदू मुसलमान क्यों नहीं चला। तो अशोक वानखेड़े सर, सबसे पहला और सीधा सवाल आपके लिए यही है कि आखिर हिंदू मुसलमान क्यों नहीं चला कर्नाटका में। प्रज्ञा जी, मैं आपको बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, और मेरे इतने 30 साल के दिल्ली के पत्रकारिता के एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि इस देश में हिंदू मुसलमान नहीं चलता है। भारतीय जनता पार्टी एक परसेप्शन बनाने के प्रयास करती है, हिंदू मुसलमान चल रहा है, हिंदू मुसलमान चल रहा है। यदि आप उत्तर प्रदेश की 2014 से लेकर 2022 तक हिंदू मुसलमान दिखाई दिया ना हर तरफ। मैंने वही कहा आपको। बीजेपी के नरेशन में जाने के बजाय जो नतीजे आते हैं, नतीजों का विश्लेषण यदि सीट बाय सीट करें आप, तो आपको लगता है अयोध्या सेक्टर में ही बीजेपी की करारी हार हुई, यदि हिंदू मुसलमान चलना है तो। काशी विश्वेश्वर में जहां काशी कॉरिडोर इतना बड़ा लोकार्पित किया, प्रधानमंत्री भी रहे, लेकिन उसमें आधी सीटें समाजवादी ले गया, वहां तो एक भी नहीं मिलनी चाहिए थी समाजवादी को। हिंदू मुसलमान इसलिए भी नहीं चल पाता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस मुसलमान के डर से तमाम हिंदुओं को एक करना चाहती है, वो हिंदू अपने आप विभिन्न जातियों में बटा है। और वो जातियों में इसलिए बटा है कि अपर कास्ट ने उनको पहले बांटा है। वो पहले वैदिक काल में जाओगे तो वो वैदिक पीरियड में कभी ऐसा बटा हुआ हिंदू नहीं था। वो बटा हुआ समाज बाद में मेडिवल पीरियड में हुआ, जब अपर कास्ट, खासकर ब्राह्मण, ठाकुर, इन लोगों ने नीचे जाति का शोषण शुरू किया। उसके बाद वो लोग अलग हो गए, और वो लोग कतई अपने आप को इनके साथ कंफर्टेबल नहीं मानते। आज यदि आप कर्नाटक की बात करें, और कर्नाटक के मोटे मोटे तौर पे कर्नाटक का यदि जातीय समीकरण तुम देखो, तो वो जातीय समीकरण में कहीं नहीं बैठता इनका हिंदुत्व। मतलब ओबीसी 16% है वहां पे, मुस्लिम 14% है, वोकालिका 11% है, शेड्यूल कास्ट 19.5% है, लिंगायत 16% है, शेड्यूल ट्राइब 7% है, कोरबा जिसे हम धनगर कहते हैं, जो गाय भैंस पालते हैं, वो 7% है, ब्राह्मण 2% है। फिर बाकी माइनॉरिटीज जैसे जैन, सिख, ये जो समाज माइनॉरिटीज यदि जोड़े मुसलमान छोड़ के, वो 2% है, ईसाई 2% है। तो ये कुल मिलाकर आपको यदि इसमें मुसलमान का प्रतिशत 14 छोड़ दिया, और वो भी 14% मुसलमान पूरे कर्नाटक में फैले हुए नहीं है। वो जो ओल्ड मैसूर है, जो जेडीएस का गढ़ था, वोकालिका का गढ़ था, मांड्या, हसन, रूरल बेंगलोर, तुकरू, ये जो 3, 4, 5 जिले हैं, वहां मुसलमान कॉन्सेंट्रेटेड था। लेकिन बाकी जगह तो मुसलमान के इतने वोट परसेंटेज भी नहीं है जिसके भरोसे आप कहो कि जीत जाए कोई या हार जाए। उसके बावजूद भी ये ध्रुवीकरण की बहुत कोशिश की गई अशोक सर, जैसे हिजाब वाला मुद्दा भी कर्नाटक से ही हुआ। मैंने यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास सिवाय हिंदुत्व की बात करने की कोई बात नहीं होती। हिजाब और हलाल ये दोनों मुद्दे हमारे नहीं हैं। ये चुनाव के पूर्व बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रेखांकित किए कि हमको हिजाब और हलाल के बारे में कोई लेना देना नहीं, ये हमारे मुद्दे है ही नहीं। लेकिन जब आपके पास मुद्दे क्या है ये बताने की जगह नहीं, प्रधानमंत्री जाते, तमाम योजनाओं का जो लाभ मिला है बेंगलोर को, कर्नाटका को, उसको रेखांकित करते। लेकिन आपको भी मालूम था कि केंद्रीय योजनाओं का इंपैक्ट कर्नाटक में नहीं था, लोगों तक नहीं पहुंची। आपको ये मालूम था भ्रष्टाचार से पूरा कर्नाटक त्राही त्राही हुआ है। आपको ये भी पता था कि वहां पे
इतना वो हिंदू मुसलमान का प्रकोप इतना आपने करवा दिया कि वो जो मोरल पुलिसिंग का डर है उससे वहां कानून व्यवस्था के प्रश्न खड़े हुए। मैं बेंगलोर में एक स्टार्टअप के एक प्रोग्राम में गया था, बुलाया गया था वहां पे। तो जो हम नए नए उद्यमी हैं उनसे जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हमारे इशू मंदिर मस्जिद है ही नहीं, हम यहां काम करना चाहते हैं, हम कंपटीशन में खेलना चाहते हैं। आज जो हैदराबाद में कंपनियां हैं हमारी जैसी, उनके साथ जब हम कंपटीशन में उतरते हैं तो प्रॉब्लम यह है कि महंगाई तक का दर्द हमको भी है तो उनको भी है। तो महंगाई तो दोनों की काट हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ भ्रष्टाचार कर्नाटक में और ये लॉ एंड ऑर्डर, तो मैंने बोला ये कानून व्यवस्था का मसला क्या है? वो बोले आए दिन रामनवमी का जुलूस निकलता है, उसमें टेंशन होता है, कभी हिजाब पे टेंशन होता है, कभी हलाल पे टेंशन होता है, कभी कोई प्रज्ञा आके कहती है वहां पे, तुम नहीं, एक और प्रज्ञा है भोपाल वाली, वो जाके कहती है कि चाकू को इतनी धार लगाओ कि गला काट ना पड़े, किसी का तो काट दो। यहाँ पे हमारे पार्टी के अध्यक्ष कहते, बीजेपी के अध्यक्ष कहते हैं कि ये छोड़ दीजिए विकास की बात, आप तो लव जिहाद पे बात करो। जब आप इन तमाम चीजों की बात करते हो तो एक डरावना माहौल बनता है समाज में। अब ये डरावना माहौल अच्छे विकास के लिए कभी भी रास्ता नहीं बनाता। बेंगलोर खासकर और कर्नाटक बाय एंड लार्ज ये उद्यमी शहर है। आप हुबली देखिए, सबसे बड़ा अपने इंडिया का नहीं तो एशिया का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो हुबली में है। लेकिन सर 2024 को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि हिंदू मुसलमान का एजेंडा काम ना आना तो किसी ओपनिंग बैट्समैन के लकवा मार जाने जैसा है, तो क्या बीजेपी को अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव लाना पड़ेगा क्या 2024 के लिए? यदि टेल एंडर को ओपनिंग बैट्समैन भेजोगे और गलती से 2-4 छक्के उसने मार लिए तो उसको बैट्समैन नहीं समझना चाहिए। एक बैच का परफॉर्मेंस किसी भी क्रिकेटर के जीवन का उच्चांक नहीं हो सकता, उसे कांस्टेंट देना पड़ता है। 2021 में भारतीय जनता पार्टी इस देश के 70% लोगों को रिप्रेजेंट करती थी, इतने उनके राज्यों में सरकारी थी। आज वो घट के 45% पे आई है। 2021, 22, 23 इसके बीच में आपने 25% एरिया खोया है जहां आप सत्ता में थे। और अब 24 में क्या देख रहे हैं सर? 24 में तो मैं बहुत बुरी तरह से देख रहा हूं, क्योंकि क्या है, अब इसके बाद यदि आप कर्नाटक को लग के तेलंगाना है, तेलंगाना के नतीजे बीजेपी के फेवर में जाने ही नहीं, क्योंकि बीजेपी वहां है ही नहीं, वहां केसीआर सत्ता में आ जाएंगे वापस। उसके बाद तेलंगाना से नीचे आएंगे आप, मतलब तेलंगाना के ऊपर की तरफ आ जाएंगे तो आपको छत्तीसगढ़ लगता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को कोई रोक नहीं सकता। फिर उसमें ऊपर आ जाइए थोड़ा, मध्य प्रदेश है, और फिर ऊपर आइए राजस्थान है। ये 4-5 राज्यों के अहम चुनाव हैं। मध्य प्रदेश में स्थिति बीजेपी की बहुत बुरी है, वहां कांग्रेस इनको जोर करवा रही है। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी दोनों तरफ झगड़े इतने हैं पार्टियों में कि आप ये कह नहीं सकते। पिछले 1-1.5 साल में अशोक गहलोत ने इतना पैसा बांटा और इतनी योजनाएं चालू कर दी लोगों के लिए कि लोगों को लग रहा है कि कुछ हमारे पास आ रहा है। जो गलती इन्होंने येदियुरप्पा के साथ कर्नाटक में की, वही गलती रमन सिंह के साथ छत्तीसगढ़ में की, वही इन्होंने लगातार प्रताड़ना शिवराज सिंह चौहान के मध्य प्रदेश में की। तो क्या सर आप मानते हैं कि येदियुरप्पा को नाराज करना, सीएम पद से हटाना कर्नाटक की हार का एक बहुत बड़ा जिम्मेदार है बीजेपी की हार? प्रज्ञा जी मैं लगातार चुनाव के दौरान कह रहा था, चाहे किसी पोर्टल्स पे हो, चैनल्स पे हो, कि येदियुरप्पा दिल से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुझे कोस रहे थे। आज मैं ये मानता हूं कर्नाटक में लिंगायत में येदियुरप्पा से बड़ा नेता नहीं है। ऐसा होता हुए लिंगायत की मैक्सिमम सीटें यदि कांग्रेस ले जाए तो उसको क्या मानना चाहिए? और खास 10 लोग जो बिल्कुल बहुत नजदीकी थे येदियुरप्पा के, वो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस चले गए। खड़गे की आगे सुनिए, बॉन्ड प्लेस था, इसका भी फायदा मिला कांग्रेस को? नहीं, बॉन्ड प्लेस का फायदा कभी नहीं मिलता। दिल्ली में बहुत सारे कांग्रेस के सारे गांधी परिवार सब दिल्ली में ही पैदा हुआ है बाय एंड लार्ज जी, राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक, लेकिन दिल्ली में सुपड़ा साफ होगा है। खड़गे का फायदा दलित वोटों में मिला है जी। कुरबा वोटों को एक साथ 7% का वोट सितारामैया ने जुगाड़ा है और डी के शिव कुमार ने
वो का लिक्का में छेद कर दिया है। बजरंग दल का बैन मुसलमानों को जेडीएस से टूट के कांग्रेस में एन ब्लॉक शिफ्ट कर दिया है। ट्राइबल बीजेपी के प्रताड़ना से कांग्रेस के पास आ गए। मैं आपको क्षेत्र वाइज बता सकता हूं, लेकिन येदुरप्पा फैक्टर क्या होता है? सीटी रवि कुमार है जो जनरल सेक्रेटरी है पार्टी के, 4 बार के एमएलए है कर्नाटक में, चिकमंगलुरु से। वो होने वाले, यदि बीजेपी सत्ता में आती तो हो सकता था वो मुख्यमंत्री बनते। उनको एक आदमी ने हरा दिया चुनाव इस बार चिकमंगलुरु में, और जो हराने वाला व्यक्ति है तमैया, वो येदुरप्पा का राइट हैंड माना जाता था एक जमाने में, और आज भी उसके येदुरप्पा संबंध है। वो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ गए। ये वही रवि कुमार है जिन्होंने कहा था कि येदुरप्पा की कोई कांग्रेस कर्नाटक में अब औकात नहीं बची है, ये बाप बेटे लायबिलिटी हो गए पार्टी के लिए। येदुरप्पा ने अपना दिखा दिया। ऐसी 10 सीटें मैं बता देता हूं जहां येदुरप्पा के लोग खड़े होकर चुनाव जीत गए या उन्होंने कांग्रेस को जितवाया। इसका मतलब येदुरप्पा ने गेम किया। सबसे बड़ी बात संघ, ये मुझे 4 दिन पहले से ये मेरे पास जब इंफॉर्मेशन थी, उसके बाद मैंने चेक किया और मैंने तब बोलना शुरू कर दिया कि संघ कर्नाटक चुनाव से विड्रॉ हो गया है। तो संघ कर्नाटक चुनाव से विड्रॉ क्यों हुआ, क्या कारण है इसके पीछे? इसलिए कई ऐसी सीटें थी, खासकर जगदीश शेट्टार की सीट थी, जो संघ का 4 पीढ़ियों का परिवार है। संघ ने उनके लिए टिकट मांगा था। एक टिकट शेट्टार को इन्होंने नहीं दिया, जगदीश शेट्टार को। शेट्टार चुनाव हार जरूर गए, लेकिन फिर संघ विड्रॉ हो गया। ऐसी कई चीजें हैं जहां संघ ने बोला और इन्हीं संघ की अनसुनाई करी, क्योंकि इनको लग रहा था कि इनका जो चाणक्य, जिसको मैं जुगाड़ कहता हूं, वो और नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि था कि मेरा चेहरा कर्नाटक में बिकने वाला है। गलत जगह पे गलत माल चला तो क्या इसको मोदी मैजिक का समाप्त होना कहा जाएगा? मैं तो पहले से कह रहा हूं कि बीजेपी यदि मोदी जी के भरोसे रही तो ये गुजरात की रीजनल पार्टी बन जाएगी। गुजरात के चुनाव के बाद देखिए आप क्या हाल हुआ। हिमाचल हार गए, दिल्ली हार गए, कर्नाटक हार गए। नॉर्थ ईस्ट में जो आपकी सीटें हैं, नॉर्थ ईस्ट में जो आप जीते हैं, वहां पे एक राज्य है जहां आप जीते, जो त्रिपुरा है, वहां पे भी आपकी सीटें कम हुई हैं, वहां पे आपका परसेंटेज कम हुआ है। बाकी जगह सब उधार का सिंदूर है, तोड़फोड़ करके सरकारें बनी है, कहीं किसी के साथ। 2024 में क्या लग रहा है अशोक सर की क्या होने वाला है? क्योंकि हिंदू मुसलमान का फैक्टर तो अब काम नहीं आने वाला है, कर्नाटक ने ये साफ कह दिया है। तो अब 2024 में बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी क्या रख सकती है? क्योंकि ध्रुवीकरण तो अब चलने नहीं वाला है। ध्रुवीकरण चलने वाला नहीं है। 2024 के लिए इनको क्षेत्रीय क्षेत्रपों को सराखों पे बिठाना होगा। एक कलेक्टिव लीडरशिप बीजेपी को डेवलप करनी होगी। माय वे और हाईवे नहीं चलेगा। मेरे मन की बात नहीं चलेगी, जन की और अपने साथियों की मन की बात भी सुननी होगी। लेकिन उसमें देर बहुत हो गई। येदुरप्पा को जब आपने साथ देने का प्रयास किया तब बहुत पानी बह चुका था कावेरी में। यही बात आपको, यदि वसुंधरा को लगातार आप प्रताड़ित कर रहे हैं, माइनस वसुंधरा, आप वहां सत्ता में नहीं आ सकते। ये इतना तय है राजस्थान में। छत्तीसगढ़ में तो आपका ट्रायल एंड एरर मेथड चल रहा है। कोई नेता ही नहीं डेवलप हो रहा है छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के बाद। भ्रष्टाचार का इंतहा, यदि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहीं है आज देश में तो छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद उस भ्रष्टाचार को भुनाने वाला भाजपा में कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता। और लोकल क्षेत्र यदि तुम्हारे साथ नहीं है तो आपके चेहरे कुछ नहीं कर सकते। इसलिए लोकल थे। लेकिन बहुत बड़ा सवाल गुजरात में है कि मैं यही कह रहा हूं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नारा लेकर के आई, वही पार्टी कर्नाटका में 40% की सरकार, यानी भ्रष्टाचार के वजह से त्रस्त होकर के लोगों ने उसी पार्टी को गर्त में डाल दिया। नारे ये लगाने के लिए होते हैं, नारे लोगों को मूर्ख बनाने के लिए होते हैं। लेकिन लोग एक बार मूर्ख बनते हैं, 2 बार मूर्ख बनते हैं। एक अटल जी का बहुत फेमस कोट है। उन्होंने उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में एक कहावत है जिसका हिंदी तर्जुमा उन्होंने किया, You can't fool all the people all the time. You can fool some people sometime. You can fool some people all the time, but you cannot fool all the people all the time. आप ठीक है, आपने मूर्ख बनाया 2 बार 3 बार, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी लड़ाई है, और भ्रष्ट लोग आपके गले लगते से ही आपका भ्रष्टाचार के प्रति प्रेम उमड़ आता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई होती तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे एक्शन होती, जेपी से तो अपॉइंट होती।
जेपीसीबी से क्यों डर लग रहा है? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई होती तो हेमंत विश्वकर्मा वहां पे चीफ मिनिस्टर नहीं होते। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई होती तो ये जिसके ऊपर बलात्कार के आरोप है, व्यभिचार के आरोप है, वो आदमी आज भी बाहर घूमता नहीं होता। आपके ब्रजभूषण सिंह की बात कर रहा हूं मैं। और ललकारता नहीं होता पहलवानों को। पद से इस्तीफा दे दिया है कर्नाटका में बीजेपी की हार के बाद, अब तो पद से भी इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा नहीं दिया, निकाले गए हैं, ओलंपिक एसोसिएशन ने निकाल दिया है। जी, बहुत बड़ी बात होती है पद पे इस्तीफा देना। उसके बाद नारायण राणे जैसे भ्रष्ट लोग जिनके खिलाफ आपने एक आंदोलन चलाया था, वो आज आपके यहाँ कैबिनेट मंत्री है। जिसके बेटे ने किसानों को रोन दिया कार के नीचे, उसका बाप राज्य मंत्री है, गृह राज्य मंत्री, लॉ एंड ऑर्डर देखता है। क्या लोगों को ये समझ में नहीं आता? क्या लोगों को ये पता नहीं है भ्रष्टाचार नहीं हो रहा? कहा उत्तर प्रदेश में आप बैठिए लखनऊ में, क्या लखनऊ में भ्रष्टाचार, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? आए दिन भ्रष्टाचार की खबरें होती है। लेकिन आदमी को इतना मद आता है, और उस मस्ती में जब सत्ता की मस्ती चढ़ती है ना प्रज्ञा जी, तो सबसे पहले आंखें खराब होती है, फिर आपके कान बहरे हो जाते हैं, आपके सिर्फ जयघोष सुनने के आदी होते हैं, और आपको भटेतों को देखने के आदी होते हैं। जो नोएडा के चैनल्स के एंकर्स महिमा मंडन गान करते हैं रोज, उनको सुनने और देखने की आदत होती है। सच्चाई से कोसों दूर आप चले जाते हो, और जब सच्चाई सामने आ जाती है तो फिर आपको कर्नाटक जैसा ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ता है। अशोक सर, मैं चाहती हूँ कि लोगों ने ना बहुत बड़े बड़े लेख पढ़े कर्नाटका में बीजेपी की हार और कांग्रेस की जीत के लिए, बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे हैं, बड़े बड़े सार लोगों ने पढ़ने की कोशिश की। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अशोक सर के हिसाब से कर्नाटका में बीजेपी की हार और कांग्रेस की जीत के 5 सबसे बड़े कारण क्या थे? मैं बताता हूं जी। सबसे बड़े कारण ये थे कि कांग्रेस ने सबसे पहले ये तय कर लिया था कि वो लोकल इश्यूज पे चुनाव लड़ेंगे, हिंडनबर्ग और बाकी चीजें नहीं लाएंगे कर्नाटक के चुनाव में। पहला इशू। दूसरा इशू, लोकल इश्यूज में जो उन्होंने किए थे उसमें नंदिनी दूध का इशू हो, भ्रष्टाचार का इशू हो, लोकल बेरोजगारी का इशू हो, उसको उन्होंने एड्रेस किया। लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो, बजरंग दल का इशू हो। फिर उसके बाद उन्होंने एक बात दूसरी कही कि जो कांग्रेस को एक अभिशाप लगा हुआ है अंदरूनी झगड़ों का, वो उन्होंने समाप्त कर कम से कम चुनाव में एक रूप से एक ताकत, एक मुट्ठी बन के उतरे थे। क्या तो डीके शिव कुमार, क्या तो सिद्धरामैया, चुनाव के बाद भले ही एक दूसरे के खिलाफ पोस्टर लग रहे हो, लेकिन उस टाइम पे तो इकट्ठा होकर लड़े थे। खड़गे एक तीसरा फैक्टर था। और राहुल गांधी की पदयात्रा जो 21 दिन तक चली, उस 21 दिन तक पदयात्रा जो चली, उन्होंने 7 जिले कवर किए, जिसमें 51 विधानसभा सीट, 7 जिले जिसमें 51 विधानसभा सीट थी, उसमें से 37 सीटें जीती है। वो 72% का स्ट्राइक रेट है। तो राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा बहुत स्ट्रेटेजिकली कर्नाटका में शुरू, लंबी, सबसे ज्यादा समय कर्नाटका में दिया, क्योंकि उनको ये बताना था कि मैं जनता का नेता हूं, जनता पे मेरी पकड़ है। जो अभूतपूर्व उनको समर्थन मिला, उससे वहां कैडर में एक जान फूंक दी। तीसरी बात, भाजपा में भयानक विद्रोह था, लोग इस्तीफा दे के जा रहे थे, लोग इंडिपेंडेंट खड़े हो गए थे। येदियुरप्पा को सीएम पद से हटाने के बाद ये विरोध दिखाई दिया। येदियुरप्पा को सीएम पे हटाना ये सबसे बड़ा फैक्टर था। दूसरा फैक्टर जो मुझे लगता है लोकल इश्यूज था। तीसरा फैक्टर राहुल गांधी की पदयात्रा थी। चौथा फैक्टर एकजुट होके बिना डिफरेंस किए चुनाव लड़ना था। पांचवा फैक्टर अर्ली बर्ड का उनको एडवांटेज मिला, बहुत जल्दी उन्होंने अपने उम्मीदवार घोषित किए और काम पे लग गए थे। और सबसे जो चेरी ऑन द आइसक्रीम, छठवां फैक्टर बताता हूं, नरेंद्र मोदी के भाषण थे। नरेंद्र मोदी के भाषण वहां जोक हो गए। नरेंद्र मोदी लोगों को यह बताते थे कि देखो मुझे वो गालियां देती है, और प्रियंका ने उनका वो पूरा कैंपेन धस कर दिया ये बोल के, ये आदमी अपना रोना रोता है, तुम्हारा रोना सुनने थोड़ी आया है। उनको बंद करना पड़ा। फिर जय बजरंग बली, बजरंग दल और बजरंग बली को एक साथ जोड़ना, ये खुद भूल गए थे कि एक श्री राम सेना थी वहां पे। उसको स्वयं कर्नाटक सरकार ने, बीजेपी सरकार ने बैन किया था।
तो यदि श्री राम सेना को बैन करके आप राम का मंदिर तो नहीं बंद करते, तो बजरंग दल को बैन करके हनुमान के मंदिर कैसे बंद होंगे? लोग ये समझ चुके थे। उसके बाद जो इतना बड़ा मजाक कि सोनिया गांधी ने कहा कि हम कर्नाटक को अलग देश बनाएंगे। कब कहा भैया? सोनिया गांधी ने कहा था सॉवरेनिटी ऑफ कर्नाटका। सॉवरेनिटी इस शब्द के आप यदि डिक्शनरी में अर्थ देखोगे, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, तो कम से कम 10-15 अर्थ है उसके। उसमें एक अर्थ श्रेष्ठत्व है। कर्नाटक का श्रेष्ठत्व हम वापस लाएंगे। कर्नाटक कोई देश कैसा बन सकता है मुझे बताओ? कर्नाटक में बीजेपी जीत के आई तो ऐसा अलग कैसा देश बनाएंगे? लेकिन ये मूर्खतापूर्ण वक्तव्य देके प्रधानमंत्री जी ने बता दिया कि वो कितने खोखले हैं। दिमागी तौर पे भारतीय जनता पार्टी का कितना खोखलापन हो गया है, ये बार बार वो लोगों के बीच में दिखाते रहे। कर्नाटक एक पढ़ा लिखा राज्य है और उनको लगा नहीं, ये तो अति हो गई अब। लेकिन बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री भी पहुंचे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे, उन्होंने याद दिलाया कि अरे कर्नाटक के लोगों से तो हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, सदियों पुराना रिश्ता है, लेकिन कर्नाटक के लोगों ने नकार दिया, उस रिश्ते को माना ही नहीं। एक हिंदी पिक्चर आई थी, दक्षिण भारतीय पिक्चर थी, उसमें कादर खान एक गांव के छिछोरे नेता का रोल करते हैं। वो आए हुए हर कलेक्टर को बोलते हैं कि ये मेरा रिश्तेदार था, मेरा बच्चा है ये कलेक्टर। गांव वाले उसके पीछे लगते हैं कि इस कलेक्टर से काम करवा के लाओ। तो ये कलेक्टर के पास जाता है, अंदर घुस के उसके चरण पकड़ता है, बोलता है मैं छोड़ूंगा नहीं। वो बोलता है कौन है तू, छोड़ जल्दी। बोले नहीं, ये पैर नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम नहीं बोलोगे काम करूंगा। बोले अच्छा करूंगा, छोड़ मेरे पैर। बोले हमारे गांव का एक काम है साहब, मैं बाहर बोल के आया कि साहब मेरे को जानते हैं। ये रिश्तेदारी समय के, ये रिश्तेदारी तब कहां गई थी जब कर्नाटक में करप्शन बढ़ रहा था। ये रिश्तेदारी कहां गई थी जब कर्नाटक की लड़कियां ये तथाकथित उग्र हिंदुत्व जो कहते हैं, जिनको मैं वाकई हिंदुत्व नहीं मानता, ये हिंदू के तथाकथित ठेकेदारों का वहां प्रकोप था, जनता डरी हुई थी। तब आपकी रिश्तेदारी कहां गई थी? जब वहां 40% के कमीशन देने के चक्कर में लोग आत्महत्या कर रहे थे, तब आपका रिश्तेदारी कहां गई थी? प्रज्ञा जी, जब आपको जरूरत हो तब मेरी रिश्तेदारी काम नहीं आएगी, और मुझे जरूरत पड़ती से मैं आपसे रिश्तेदारी निकालूं कि मेरी पत्नी भी ब्राह्मण है, आप भी ब्राह्मण है, देखिए कहीं रिश्तेदारी निकल गई है, तो आप मुझे सीरियसली नहीं लेंगी। तो कर्नाटक की जनता थोड़ी बहुत अशिक्षित हो सकती है, मैं बोलता नहीं कि पूरा कर्नाटक केरल जैसा शिक्षित है, लेकिन बाय एंड लार्ज वो शिक्षित राज्य है। अच्छा सर, आपने अपने केरल का नाम लिया तो मेरे मन में एक जहन में एक सवाल बहुत चल रहा था कि क्या केरला स्टोरी ने बैकफायर कर दिया बीजेपी को? हर जगह करेगा। हिंदी फिल्में, सीरियल्स ये वोट नहीं देती, ये एंटरटेनमेंट है। प्रज्ञा जी, मुझे ये पता नहीं आपकी उम्र क्या होगी, नफरत का इंजेक्शन तो नहीं चलता, नहीं चलता मेरी, मैं इसीलिए बता रहा हूँ। पता नहीं आपकी उम्र क्या होगी, तब बच्ची होगी आप। जब रामायण सीरियल आया करती थी दूरदर्शन पे, रामानंद सागर की, और जब वो रामायण सीरियल आती थी तो पूरे देश में कर्फ्यू होता था, तमिलनाडु से लेके जम्मू कश्मीर तक रास्ते पे कुत्ता भी नहीं घूमता था, दुकानें बंद, गलियां सूनी, लोग रामायण देखते थे। तो वो रामायण सीरियल पूरी होने के बाद क्या देश में राम राज्य स्थापन हो गया? बलात्कार रुक गए, डकैतियां रुक गई, भ्रष्टाचार रुक गया, कमीनापन, लोगों के जो आपस के रिलेशन में जो भोंडापन होता है वो समाप्त हो गया। रामायण चलता है, रामायण देखा गया आधा घंटा, लोग आंसू बहाते थे, 15 मिनट बाद वो लोग भूल जाते थे। फिर वही मिलावट करने वाला मिलावट करता था, चोरी करने वाला चोरी करता था। तो केरला स्टोरी सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कोई इंपैक्ट होगा। आप कश्मीर फाइल्स के बाद आप सोचोगे कि देश में मत परिवर्तन होगा, कतई नहीं होगा। महात्मा गांधी की एक फिल्म आई जिसने सबसे ज्यादा ऑस्कर लिए। महात्मा गांधी तो शांति के दूत है, पूरे विश्व में उस फिल्म ने बिजनेस किया डंका, सबसे ज्यादा फिल्म देखी गई वो। तो क्या अहिंसा रुक गई? मतलब हिंसा रुक गई पूरे विश्व में? गांधी फिल्म के बाद तो हिंसा होनी ही नहीं चाहिए विश्व में। फिल्में होती है, किताबें होती है, मन की बात होती है। लेकिन प्रधानमंत्री ने फिल्म को मंच से प्रमोट किया ना, उनकी आदत है। मैंने फिर कहता हूं आपके पास जब बेचने के लिए कुछ नहीं होगा तो आप हवा बेचेंगे, हवाई महल खड़े करेंगे। जिसके पास अपनी उपलब्धियां होती है बेचने के लिए, वो उपलब्धियां बताता है।
और मैं एक बात जानता हूं प्रज्ञा जी, देश की जनता मूर्ख नहीं है। यदि उनको देखने में आया कि सरकार ने हमारे लिए कुछ किया है तो वो बाकायदा उसको रिटर्न देती है। उनके हाथ में दिखता है उनको। वो क्या आंधी है? आप बोलोगे महंगाई कम हो गई, ये सरकार हमको बता नहीं पाए जनता को। अरे कैसे नहीं बता पाएंगे? महंगाई कम हो गई जनता को खुद महसूस होती है, लेकिन और बोम्मई ने महंगाई कहा बढ़ है गई कि तो हम जनता को अपनी महसूस बात होती है। जनता को नहीं बता पाए, कर्नाटक की जनता तक मैसेज नहीं पहुंचा पाए अपना। बोम्मई ने अरे जिम्मेदारी भाई, ली है सर। अरे मैसेज कौन सा नहीं, आपने जो बजरंग बली का मैसेज पहुंचा है बिल्कुल पहुंच गया। वो तो बजरंग बली तक भी पहुंच गया। उन्होंने भी, जिसने बजरंग बली का नाम लेके बटन दबाया तो वो संजीवनी कांग्रेस को दे दी। बजरंग बली भी तो देखता है कौन अच्छा कौन बुरा। बजरंग बली जी को भी आप मूर्ख बना दोगे क्या? यू कैन टेक गॉड फॉर राइड। 2024 में सर क्या लगता है कि ये मोदी मैजिक चलने वाला नहीं है? मोदी आपके मैजिक कब हिसाब से। चला? मोदी मैजिक तो ये जो चुनाव हुए तुम्हारे, सर पिछले विधानसभा चुनाव 2022 में चला ना मोदी मैजिक, 2019 में चला मैंने ना आपको मोदी मैजिक, मैंने आप 2014 मैंने से बता मैं बत, आजादी से मैं शुरू हुआ मोदी मैजिक। मैं बता रहा हूं। एक मोदी मैजिक था बिहार में, जब उन्होंने कहा था कितने करोड़ रुपए दूं, 1000 करोड़ दूं, 2000 करोड़ दूं, 3000 करोड़ दूं। संघ ने एक डायलॉग मारा, संघ चालक ने, और धाराशाही हो गई भाजपा। बंगाल में क्या मेहनत नहीं करी? कहां चला मोदी का मैजिक? आंध्र कितने जगह पे मोदी का मैजिक चला? अब नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य मत गिनाइए प्लीज। सर राष्ट्रीय मीडिया ने महाराष्ट्र में दिखाया चला, है, निकाय चुनाव में चला, निकाय चुनाव में चला, महाराष्ट्र, राष्ट्रीय मीडिया दिखा रहा है। नहीं बस मैं और कहता हूं, महाराष्ट्र में मंडियों के चुनाव हुए, कृषि उपज मंडी के, सो बड़ा साफ हो गया बीजेपी का, वहां चला नहीं मोदी का मैजिक। यदि मैं ऐसा कहूं तो मूर्खपना होगा, मेरा मूर्खतापूर्ण वक्तव्य होगा। यूनिवर्सिटी के चुनाव में भी मैं कहूं कि मोदी मैजिक चला, जीतने पे तो मूर्खता है। लेकिन आपका मध्य प्रदेश में नहीं चला, छत्तीसगढ़ में नहीं, एक तरफ मध्य कर्नाटक की टैली प्रदेश चल रही थी, एक तरफ निकाय चुनाव की चल रही मैंने थी, क्या कहीं कहा तो जीत आपको? रहे हैं। कहा मध्य प्रदेश में नहीं चला, छत्तीसगढ़ में नहीं चला, राजस्थान में नहीं चला, महाराष्ट्र में नहीं चला, हरियाणा में नहीं चला। जी। सरकारें मत बताइए, तोड़फोड़ की बनाई हुई सरकारें। गोवा में नहीं चला, उत्तराखंड में नहीं चला, कहां चला? आप ओरिजिनल बीजेपी के साथ रह के देखिए। और ये मैजिक तब नहीं चला जब ईडी और सीबीआई आपके पास है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स ये 3-4 दिनों के लिए सुप्रीम, मतलब 2-4 महीने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपने अंडर ले ले, लोकसभा में सबके दावे नंगे हो जाएंगे। सर अभी आपके अपने बलबूते कर्नाटका पे में क्या लग रहा है, सीएम का चेहरा कौन हो सकता है, सिद्धरामैया या फिर डीके शिव कुमार? मुझे लगता है सीतारामैया को कर्नाटक में, क्योंकि डीके शिव कुमार को जैसे ही मुख्यमंत्री बनेंगे ईडी अंदर कर देगी। तो ये कम से कम 2024 के चुनाव तक सीतारामैया करेंगे। वो कुरुबा कम्युनिटी को भी है, और सीतारामैया के पास उम्र में देखा जाए तो डीके शिव कुमार के पास समय है। अभी को 61 के हुए हैं, उनके पास समय है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर, आपने समय दिया। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सर।